देवता एपिसोड 8। मैंने सोचा कि उसे जी भर कर देखने से पहले उसके एहसानात का बदला चुका देना चाहिए। मैं 5 साल से इस घर में था। इन्होंने मेरी जात पर जो कुछ खर्च किया था, अब मैं उससे कई गुना ज्यादा उन्हें दे सकता था। मैंने उसकी जाने बटेची बढ़ाते हुए कहा, इसे खोल कर देखो। वो चंद लम्हों तक चुपचाप खड़ी रही। उसे तवक्को थी कि मैं उसकी तरफ खींचा चला आऊंगा, लेकिन तवक्को के खिलाफ मैं उसे अटैची खोलने का फजूल सा हुक्म दे रहा था। मजबूरन उसने हाथ बढ़ाकर उसे खोला। फिर उसके खुलते ही उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। वो नोटों को, कभी जेवरात को और कभी साड़ियों को उठा उठा कर देखने लगी। इतने रुपए, इतने जेवरात, इतनी साड़ियां, ये कहां से लाए हो? ये सब किसके लिए है? नकद रुपए मेरे हैं, मैंने जवाब दिया। बाकी जेवरात और साड़ियां तुम्हारे लिए हैं। वो हैरत और बेयकीनी से मेरा मुंह तकने लगी। मैंने जेवरात के डब्बे से हीरे का जगमगाता हुआ नेकलेस निकाला, फिर उसके बिल्कुल करीब आकर पूछा, तुमने कभी असली हीरा देखा है? उसने नफी में सर हिला दिया और उस जगमगाते हुए हीरे को देखने लगी। मैंने कहा, मैं इस हीरे को तुम्हारे गले का हार बना रहा हूं। मैं अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाकर नेकलेस की हुक लगाने लगा। मैंने महसूस किया वो जज्बात की शिद्दत से थर-थर कांप रही थी। अगरचे वो बरसों से एक मर्द की कुर्बत में बहकने के लिए तड़प रही थी, इसके बावजूद अपने अरमानों की पहली दहलीज पर सहमी सहमी सी लरस रही थी। पिछले कई बरसों से तनवीमी अमल के दौरान मैं आमिल रहा और वो मामूला। उस वक्त भी वो मामूला थी, मगर एक आमिल की तरह मुझे सहरज़दा कर रही थी। वो मुझे ट्रांस में ला रही थी, मैं उसे ट्रांस में ला रहा था। दूसरी सुबह वो अपनी चारपाई से नहीं उठी, लिहाफ ओढ़े लेटी रही। उसकी मां ने वजह पूछी तो उसने बहाना कर दिया कि पिछली रात उसे बुखार आया था, अब भी कमजोरी है, उठने से सर चकराता है। मैं अपने कमरे से उसकी बातें सुन रहा था और इस ख्याल से मुस्कुरा रहा था कि उसकी बेलगाम जवानी की सारी मस्तियां एक ही रात में धुल गई हैं। अब वो बदनाम होने के लिए दरवाजे पर नहीं जाएगी और न किसी जमाल या कमाल की आरज़ू करेगी। मैं अपने बिस्तर से उठकर दूसरे कमरे में गया, साथ ही अटैची भी ले गया और उसे फूफी के सामने खोलकर रख दिया। इतने रुपए और जेवरात देखकर वो हैरान रह गई। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि वो मेरा माल है, सीधे रास्ते से नहीं मिला, इसलिए टेढ़े रास्ते से लाया हूं। पहले तो वो बहस करती रही कि मैंने मुजरिमाना हरकत की है, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि इसी टेढ़े रास्ते से मुझे अपनी जमीनों के कागजात मिलने वाले हैं तो वो खामोश हो गई। मैंने घर के अखराजात के लिए उन्हें 2000 रुपए दे दिए और तमाम जेवरात उनके हवाले करते हुए कहा, यह सब जरीना के लिए है। कहीं से रिश्ते की बात आए तो फौरन उसकी शादी कर दीजिए। अब उसके लिए जहेज की कमी नहीं होगी। मैंने हजारों रुपए के जेवरात देकर बड़ी खूबसूरती से उन्हें यह बात समझा दी कि मैं जरीना से शादी नहीं करना चाहता हूं। जरीना चारपाई पर लेटी हुई मुझे घूर कर देख रही थी और इशारों में नाराजगी जाहिर कर रही थी। मैं उसे नजरअंदाज करके फूफी के ख्यालात पढ़ने लगा। वो सोच रही थी, मैं लड़की की मां हूं, फरहाद के सामने जबान कैसे खोलूं कि तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। चलो कोई बात नहीं, इतने सारे जेवरात हैं और फरहाद जहेज भी पूरा देगा, मेरी बेटी के लिए 1000 रिश्ते आ जाएंगे। मैं मुस्कुराने लगा। वो अपनी जगह से उठकर जरीना से बोली, मैं स्कूल जा रही हूं, तुम्हारे लिए डॉक्टर से दवा लेकर नाहिद के हाथ भेज दूंगी। मैंने अटैची से 3000 रुपए निकालकर उनकी जानेब बढ़ाते हुए कहा, इसे रखिए, आज आप स्कूल नहीं जाएंगी, आप गुलबर्ग जाइए। चचा की कोठी के आसपास कोई कोठी खाली हो तो उसे किराए पर हासिल कीजिए। जितने माह की पेश की रकम मांगी जाए उसी वक्त अदा कर दीजिए। मैं चचा के करीब रहकर उन्हें कंगाल बनाना चाहता हूं। फूफी वो रकम लेकर चली गई। उनके जाने के बाद जरीना नाराजगी से बोली, तुम बेईमान और फरेबी हो, मुझसे शादी नहीं करना चाहते, फिर मुझे बर्बाद क्यों किया? क्या मेरी इज्जत इतनी सस्ती थी कि मुझसे खेलकर फौरन ही आंखें फेर ली? मैंने नागावारी से कहा, मैं तुमसे ना खेलता तो कोई दूसरा खेल जाता। मुझे नादान ना समझो, मैंने तुम्हारे बेहया जिस्म को इस घर से बाहर भटकने नहीं दिया है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने नेक काम किया है, तुम्हारी तरह मैं भी गुनाहगार हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हारी बेहयाई का अफसाना इस घर की चारदीवारी से बाहर न जाए। अगर तुम अपनी किसी राजदार सहेली से अपनी रंगीन रात का जिक्र करोगी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम बदनाम होती रहोगी और मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। उसकी नजरें झुक गई। वो कुछ सोच रही थी, मेरी भला से वो कुछ भी सोचे। मैंने उसके ख्यालात को पढ़ना जरूरी नहीं समझा, वहां से गुस्ल करने के लिए चला गया। उससे नजरें फेर कर जाने की वजह यह भी थी कि उसे देखकर पिछली रात की तशनगी बढ़ रही थी और मैं अच्छी तरह समझता था कि आज वो मेरे काम नहीं आ सकेगी।
ठंडे पानी से गुस्ल करने के बाद दिलो दिमाग जरा ठंडा हुआ। मैंने लिबास पहना, कुछ बड़े नोट जेब में रखे और घर से निकल गया। उस वक्त तफरीह का मूड हो रहा था। खूब खाने पीने, घूमने फिरने और दोनों हाथों से दौलत लुटाने को जी चाहता था, मगर मैंने दिल को समझाया कि कल तक मुझे सब्र करना चाहिए। बैंक खुलने और कागजात लॉकर से निकलवाने तक मुझे चची की सोच पर अपना मुकम्मल कंट्रोल रखना था। अपने अहम मकसद को भूलकर वक्त से पहले ऐशो आराम की तरफ माइल होना दानिशमंदी नहीं थी। यह सोचकर मैंने आराम तलबी की बजाय 10 मील का फासला तय किया और फिर उन्हीं दरख्तों के झुंड में आकर बैठ गया। उस वक्त आधा दिन गुजर चुका था। सूरज सर पर चमक रहा था, मगर दरख्तों के साये में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। मैं पलथी मारकर मराकबे में चला गया और चची का ध्यान करने लगा। चची के दिमाग में झंझलाहट और परेशानी थी। वो सोच रही थी मैं क्या करूं, किससे कहूं कि तिजोरी खाली हो गई है। मैंने चाबी अपने ब्लाउजर के अंदर रखी थी। फिर कोई चाबी के बगैर आयरन सेफ कैसे खोल सकता है? कल रात से इस कमरे में कोई मिलने वाला नहीं आया, कोई मुलाजिम भी नहीं आया। गजाला और जहीर शाम ही को यहां से चले गए थे। खुद मैंने आयरन सेफ को नहीं खोला, फिर वो 30,000 रुपए और जेवरात कहां चले गए? चची साहिबा मेरी हिदायत के मुताबिक ये भूल गई थी कि पिछली रात कोई अजनबी उनके पास आया था। अब उनके फरिश्ते भी ये मालूम नहीं कर सकते थे कि तिजोरी कैसे खाली हो गई। वो सोचते सोचते जरा ठटक गई। फिर उनकी सोच ने कहा, कौन? गजाला, आओ बेटी, दरवाजा बंद कर दो। मैं समझ गया कि चची के कमरे में गजाला आई है। अचानक ही 5 साल की पहले की गजाला चश्मे तसव्वुर में आ गई। मैंने चची से दिमागी राब्ता तोड़कर गजाला की सोच से राब्ता कायम किया। वो कह रही थी, क्या बात है मम्मी, आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। जवाब में खामोशी छा गई। चची कुछ कह रही थी और गजाला सुन रही थी। मैं एक ही वक्त में दोनों से राब्ता कायम नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद गजाला की सोच ने कहा, मम्मी ये कैसे मुमकिन है? जब चाबियां आपके पास थीं और इस कमरे में कोई नहीं आया तो फिर तिजोरी कैसे खाली हो गई? वो यकीन नहीं कर रही थी और चची शायद उसे यकीन दिला रही थी। थोड़ी देर के लिए दोनों मां बेटी से ख्याल का राब्ता टूट गया, क्योंकि मैं गजाला के तसव्वुर में खो गया था। मैं जिंदगी के किसी मोड़ पर भी गजाला को प्यार से नहीं देख सकता था। मुझे उससे नफरत थी। यूं तो होशो आवाज के आलम में हर इंसान गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनाह करने का कोई ना कोई जवाज भी पैदा कर लेता है। उस वक्त भी मैं ये सोच रहा था कि जरीना ने मुझे बदनाम करने का मंसूबा बनाया था। मैंने उसके मंसूबे को नाकाम बना दिया और गजाला तो मुझे खामखा बदनाम कर चुकी है। मैं एक नाकर्दा गुनाह का इल्जाम उठाए फिर रहा हूं। फिर क्यों ना मैं उसके हुस्न शबाब से फैज हासिल करूं। इंतकाम तो मैं जरूर लूंगा। इंतकाम किस तरह लूंगा ये मैंने नहीं सोचा। सिर्फ ये फैसला कर लिया कि गजाला से आज रात मिलूंगा। ये फैसला करने के बाद पहले मैंने चची की सोच से राब्ता कायम किया। वो कह रही थी, हाँ ये ठीक है, मैं तुम्हारे डैडी से कह दूंगी कि सेफ की चाबियां गुम हो गई हैं या मैं कहीं रखकर भूल गई हूं। अगर उन्हें 5-10 हजार रुपए की जरूरत होगी तो तुम अपने पास से दे देना। कल बैंक खुलते ही मैं तुम्हारे रुपए वापस कर दूंगी। फिर गजाला कुछ कहती रही। उसके जवाब में चची ने कहा, हाँ बेटी, बस मैं ये चाहती हूं कि तुम्हारे डैडी के सामने सेफ खोलने की नौबत ना आए। मैं 6 बजे उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जाऊंगी। अभी 3 घंटे बाकी हैं। अब तुम जाओ, मैं जरा आराम करूंगी। शायद गजाला वहां से जा रही थी। मैं चची को छोड़कर उसके दिमाग में झांकने लगा। अब उसके सोचने का अंदाज बदल गया था। वो अपनी मां के खिलाफ सोच रही थी। मम्मी मुझे नादान समझती हैं। भला ये भी कोई यकीन करने की बात है कि सेफ आप ही आप खाली हो गया? मैं खूब समझती हूं। पिछले कई माह से मम्मी सरफराज पर मेहरबान है। उसके लिए नए नए सूट बनवाती हैं, उस नौजवान छोकरे के साथ क्लबों में जाती हैं और खुद को धोखा देती हैं कि वो बूढ़ी नहीं है। सरफराज जैसे कल्लाश नौजवान इसी तरह बूढ़ी दौलतमंद औरतों से इश्क करके अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारते हैं। वो सोचती हुई कोठी के बाहर आई, क्योंकि अब वो चौकीदार को मुखातिब कर रही थी। चौकीदार, क्या रात को तुम ड्यूटी पर नहीं थे? उसका जवाब सुनकर गजाला ने एक लंबी हूं के साथ सोचा। मम्मी ने रात 8 बजे चौकीदार को छुट्टी दे दी थी और खुद यहां तन्हा थी। यकीनन उन्होंने अपने आशिक को बुलाया था। चौकीदार ने अपने क्वार्टर से यहां किसी गाड़ी के आने और जाने की आवाज सुनी थी। सरफराज किसी टैक्सी में आया होगा। मेरी मम्मी जान ने गुजरी हुई जवानी की याद ताजा की होगी, और जिस तरह एक महबूबा अपने आशिक के लिए जान भी कुर्बान कर देती है, इसी तरह उन्होंने सरफराज के लिए तिजोरी खाली कर दी होगी। बेचारी बूढ़ी मम्मी अपनी दौलत से जवानी के ख्वाब खरीद रही हैं।
अगर वो इसी तरह नौजवान आशिकों को खरीदती रही तो फिर इस दौलत में से हमारा हिस्सा क्या बचेगा? ये मम्मी तो हम सबको कंगाल बना देंगी। मुझे अपनी फिक्र करनी चाहिए। माल रोड की दुकानें जहीर के नाम पर है। डैडी के मरने के बाद ये कोठी और चाकोट की जमीनें भी जहीर के नाम हो जाएंगी। अगर मम्मी की इश्कबाजियों के बावजूद 1-2 लाख रुपए बच रहे हैं तो वो भी जहीर को मिलेंगे। मुझे क्या मिलेगा? जहेज के नाम पर थोड़ी सी खैरात मिलेगी। नहीं, मैं शाहीना की तरह अहमक नहीं हूं कि अच्छी खासी दौलत और जायदाद छोड़कर नाना जान के टुकड़ों पर पलती रहूं। मैं मम्मी की आशिकाना कमजोरियों से फायदा उठाऊंगी। उनकी राजदार बनकर उन्हें मजबूर करूंगी कि वो मुझे कुछ कमीशन दिया करें। मैं माल रोड की कोई दुकान अपने नाम लिखवाऊंगी या ये कोठी अपने नाम कराऊंगी या फिर अपने तौर पर कोई जायदाद बनाने के लिए उनसे कम से कम 1 लाख रुपए का मुतालबा करूंगी। मम्मी ने महज एक आशिक के लिए सेफ खाली करने की जो हिमाकत की है, मुझे इस हिमाकत से फौरन ही फायदा उठाना चाहिए। वो सोच रही थी, मैं सुन रहा था और इन औरतों की जहनी कलाबाजियों के अजीब अजीब तमाशे देख रहा था। मेरी तरह इस दुनिया में चंद ही लोग होंगे जो टेलीपैथी के जरिए इंसानों को उनके अंदर से देखते होंगे। टेलीविजन और सिनेमा के स्क्रीन पर कोई फिल्म इतनी दिलचस्प, मालूमाती और हैरत अंगेज नहीं हो सकती जितनी कि मैं अपने दिमाग की स्क्रीन पर देख रहा था, और आइंदा भी हजारों लाखों इंसानों के अंदर बैठकर उनके राजो असरार की नकाब कुशाई कर सकता था। मैंने गजाला से ख्याल का राब्ता खत्म कर दिया था। अब एक दौलतमंद बाप की बेटी अपनी दौलतमंद मां को किस तरह ब्लैकमेल करेगी, इससे मुझे दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग के जरिए जो कुछ हासिल करने वाली थी वो सब कुछ मैं उससे छीन सकता था। फिलहाल मैं जहीर की तरफ तवज्जो देना चाहता था। मुझे यह मालूम हो गया था कि माल रोड की दुकानें उसके नाम पर हैं, लिहाजा मुझे कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना था जिससे वो दुकानें मेरे नाम पर हो जाएं, क्योंकि कानूनी तौर से असली दस्तावेजात के मुताबिक मैं जमीनों का मालिक बन सकता था, लेकिन इस कोठी और दुकानों पर अपनी मिल्कियत साबित नहीं कर सकता था। हालांकि वो सब कुछ मेरी ही दौलत से हासिल किया गया था। मैं सोचने लगा कि झगड़े फसाद से वो जायदाद हासिल नहीं होगी। एक तरफ मैं चची को मामूला बनाकर एक ही झटके में दस्तावेजात हासिल करने वाला था, और दूसरी तरफ जहीर को भी मामूल बनाकर उसे मजबूर करता तो वो दुकानें मेरे नाम लिख देता। लेकिन ये बात दूसरों को खटकने लगती कि जहीर ने फरहाद जैसे दुश्मन के नाम अपनी जायदादें क्यों लिख दी। ऐसी सूरत में सब ही ये शुबा करते कि मैंने किसी अमल या तावीज गंडों से जहीर को अपनी तरफ माइल किया है। कोई निहायत ही मुनासिब और दानिशमंदाना तदबीर सोचने से पहले मैंने जहीर का तसव्वुर किया ताकि उसके मुतालिक मालूमात हासिल करूं। उसकी सोच को पढ़ते हुए पता चला कि वो कदरे बीमार है। पिछली रात शादी की दावत में उसने बहुत ज्यादा खा लिया था, जिसकी वजह से बदहजमी का शिकार हो गया था। उसकी सोच कुछ यूं थी, पुलाव कोरमा खा के किस मुसीबत में पड़ गया हूं। सुबह से दोपहर हो गई है, अभी तक टॉयलेट में जाने आने से फुर्सत नहीं मिल रही। दवा से कुछ अफाका तो हुआ है, लेकिन शाम को क्लब कैसे जाऊं? अगर वहां पेट में मरोड़ उठने लगी तो बार बार टॉयलेट की तरफ भागते देखते लड़कियां हंसी उड़ाएंगी। हाँ, वहां जाना मुनासिब नहीं है। अब भी दर्द महसूस हो रहा है। मालूम होता है पेट में एक गोला सा है जो इधर उधर घूम रहा है। मैं भी कैसी बातें सोच रहा हूं, ये सब वहम है। उसी वक्त मैंने मौके से फायदा उठाकर उसकी सोच में कहा, यह वहम नहीं है, मेरे पेट में वाकई एक गोला है, इधर से उधर घूम रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है। हाँ, सचमुच दर्द में इजाफा हो रहा है। उसकी सोच से परेशानियां जाहिर होने लगी। शायद वो अपने पेट पर इधर से उधर हाथ फेर कर देख रहा होगा। मैं उसकी हरकतों को नहीं देख सकता था, मगर उसके ख्यालात से अंदाजा लगा सकता था। वो बचपन ही से वहमी और नाजुक मिजाज था, और मैं उसकी इस कमजोरी से फायदा उठाकर उसकी ही सोच बनकर कह रहा था, वाकई दर्द बढ़ता जा रहा है। मेरे पेट में जो गैस है, उस गैस की वजह से गोले का हजम बढ़ता जा रहा है। मैं सांस लेते हुए तकलीफ महसूस कर रहा हूं। क्या मेरी सांसें रुक रही हैं? क्या मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा? उसके ख्यालात एकदम से गड़बड़ाने लगे। बीमारी के दौरान मौत की धमकी उसके दिमाग में घुस गई थी। वो फौरन ही अल्लाह अल्लाह करने लगा। मैंने उसकी सोच में बैठकर कहा, ऐसे वक्त कलिमा पढ़ना चाहिए, पढ़ो कलिमा शहादत। उसकी मुस्बत सोच ने कहा, कलिमा शहादत, मगर ये कैसे पढ़ा जाता है? मुझे याद है जब मैं बच्चा था और जब हम गरीब थे, उस वक्त मम्मी ने कलिमा पढ़ना सिखाया था, लेकिन वो तो बचपन और गुर्बत की बातें हैं। अब तो मम्मी भी कलिमा भूल गई हैं। ये तो बहुत पुराना दस्तूर है। दौलतमंद घरानों में हीरे जवाहरात होते हैं, शराब की बोतलें होती हैं, यूरोप के बैटल्स सॉन्ग्स होते हैं, सिर्फ कलिमा नहीं होता। वो सिर्फ दम निकलते वक्त याद आता है, लेकिन उस वक्त तक हम भूल चुके होते हैं। मम्मी जल्दी आइए, मेरी तबीयत घबरा रही है, मेरी सांसें रुक रुक कर आ रही हैं,
मुझे कलिमा पढ़ाइए मम्मी। मैंने उसकी सोच में कहा, ऐसी मां को आवाज देने का क्या फायदा जो अम्मी से मम्मी बन गई हो। मुझे खुद ही जहन पर जोर देकर भूले हुए ईमान को याद करना चाहिए। हाँ, मुझे याद करना चाहिए। ईमान वक्ती तौर पर छुप सकता है, मर नहीं सकता। हाँ ठीक है, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। वो कलिमा कुछ यूं है। मैं रुक रुक कर, ठहर ठहर कर उसकी सोच में कलिमा पढ़ने लगा ताकि वो यही समझे कि उसे आहिस्ता आहिस्ता भूला हुआ कलिमा याद आ रहा है। जब उसने 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ लिया तो मैंने कहा, हाँ अब मुझे कुछ सुकून मिल रहा है। सांसें दुरुस्त हो रही हैं। किसी ने दुरुस्त कहा है कि दौलत जिस्मानी आराम पहुंचाती है और ईमान से कल्बी सुकून हासिल होता है। मुझे भी एक अजीब सी तमानियत का एहसास हो रहा है। मैंने उससे राब्ता खत्म कर दिया। मैं ज़हीर को बचपन ही से जानता था। वो मुस्तकिल मिजाज नहीं था। उसकी सोच हमेशा बदलती रहती थी। इसलिए मुझे यकीन था कि अब वो कुछ देर तक ईमान धर्म की बातें निहायत संजीदगी से सोचता रहेगा। मैं इस वीराने से उठकर शहर की तरफ चल दिया। ज़हीर के मुताल्लिक मैंने सोच लिया कि मैं किस अंदाज से उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरा मंसूबा यह था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उस पर ईमान का नशा तारी करके उसे मौलवी बना दूंगा। वो दौलत से अपनी दुनिया संवारने के बजाय ईमान से अपनी आक़िबत संवारेगा और हाथ में तस्बीह लेकर गोशा नशीनी इख्तियार करेगा और माल रोड की दुकानें शाहीना के नाम लिख देगा। ज़हीर को नेक रास्ते पर लगाकर मैं दुकानें अपने नाम पर इसलिए नहीं लिखवाना चाहता था कि फिर वो नेकी ना होती। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता कि दुकानें अपने नाम करने के लिए मैंने मजहब को एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया है। लिहाजा मैंने अपनी कोई गरज या लालच नहीं रखा। वो दुकानें उसकी बहन नेक तीनियत शाहीना के नाम मुंतकिल कराने का मंसूबा बना लिया। शहर पहुंचकर मैंने 2 सूट का कपड़ा खरीदकर दर्जी को दिया। 4 जोड़े रेडीमेड खरीदे। जूते, चप्पलें, शेविंग का सामान, जरीना और फूफी के लिए कपड़े वगैरह जो भी जरूरत की चीजें थी वो सब खरीद कर घर वापस आ गया। फूफी मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने चचा के सामने वाली एक कोठी किराए पर हासिल कर ली थी। वो चचा जान से जली भुनी बैठी थी। एक अरसे के बाद चचा जान के गुरूर को नीचा दिखाने का मौका मिल रहा था, इसलिए उन्होंने खास तौर से उनके सामने कोठी हासिल की ताकि दुश्मनों के सामने रहकर उनकी छाती पर मूंग दलती रहे। उन्होंने मुझसे कहा, फरहाद, तुम कहते हो कि कल तुम्हें अपनी जमीनों के कागजात मिल जाएंगे। अल्लाह करे कि वो कागजात मिल जाएं। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ नासिर अली के पास जाऊंगी और असली कागजात दिखाकर उसे 10 जूते लगाऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया, गुस्सा दिखाने से काम बिगड़ जाएगा। जमीनों के कागजात हासिल करने के बाद भी मैं उन पर यह जाहिर नहीं करूंगा कि उनकी बहुत बड़ी कमजोरी हाथ आ गई है। हालांकि जालसाजी के इल्जाम में मैं उन्हें अदालत तक घसीट कर ले जा सकता हूं, लेकिन जब तक अदालत फैसला सुनाएगी उस वक्त तक उन्हें दूसरी जायदाद और नकद रुपए की हिफाजत का मौका मिल जाएगा। वो ये साबित कर देंगे कि उनकी मौजूदा कोठी, माल रोड की दुकानें और बैंक बैलेंस सब कुछ उनकी कमाई से हासिल किए गए हैं। आप खामोशी से तमाशा देखती जाइए। पहले मैं लाखों रुपए के बैंक बैलेंस पर हाथ साफ करूंगा, फिर उन्हें कागजात की हवा लगने दूंगा। बेटे, मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने किस किस्म का अमल सीख लिया है। आखिर तुम करते क्या हो? जरा मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारी वो मगरूर चची तुम्हारी फर्मा बरदार कैसे बन गई है। फूफी जान, कुछ राज ऐसे होते हैं जो अपने सकों को भी नहीं बताए जाते। फिर ये कि आप जानकर करेंगी भी क्या? क्या आपके लिए इतनी खुशियां काफी नहीं है कि हमें कामयाबी नसीब हो रही है और अब जरीना की शादी धूमधाम से हो जाएगी? जरीना अपनी मां के पीछे बैठी हुई थी। मेरी बातें सुनकर उसने के अंदाज में मुंह फेर लिया। फूफी सर झुकाए शायद अपनी बेटी की शादी के मुतालिक सोच रही थी। मैं अपने कपड़े लेकर दूसरे कमरे में चला गया। जिस्म पर उम्दा लिबास हो, पांव में नए जूते हों और चेहरा क्लीन शेव्ड हो तो शख्सियत में पहले से ज्यादा निखार आ जाता है। मैं खुद अपने मुतालिक फैसला नहीं कर सकता था कि नया और महंगा लिबास पहनने के बाद मेरी शख्सियत में कैसी नुमाया तब्दीली आ गई है। लेकिन जब मैं अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आया तो मुंह फेरने वाली जरीना मुझे यूं तकने लगी जैसे उसकी निगाहें मुझसे चिपक कर रह गई हों। इतना तो मैं समझ गया था कि फूफी मौजूद न होती तो वो बेइख्तियार खींची चली आती। इस बार मैंने के अंदाज में उससे मुंह फेर लिया। फूफी के पास कोठी की चाबियों के 2 सेट थे। मैंने एक सेट लेकर कहा, आप जरीना के साथ कल शाम तक कोठी में आ जाएं। यहां ये जितनी चारपाइयां, बिस्तर, संदूक, पुराने कपड़े और बर्तन हैं, ये सब गरीबों में तकसीम कर दीजिए। कोठी के लिए नए सिरे से नया सामान खरीदा जाएगा। मैं तमाम नोटों की गड्डियां और कपड़े वगैरह एक छोटे से सूटकेस में रखने लगा। फूफी ने कहा, महल्ले के कितने ही लोग पूछ रहे हैं कि हम यहां से कहां जा रहे हैं। मैंने झूठ कह दिया कि फरहाद के चचा ने सुलह कर ली है।
अब हम उनके साथ रहेंगे। उर्दू अदब की तारीख का सबसे बड़ा सस्पेंस नॉवेल अब आपकी समातों के लिए देवता। देवता का बकिया हिस्सा सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।